ग्रासिया मीणा कर लिया था, भील कर लिया था। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया कौन सी दिशा में है ग्रासिया? मीणा एक्चुअल में जो गोडवाड़ की मीणा है ना, वो एक्चुअली भीलों के अंदर से आए हुए, लेकिन कहते मीणा अलग से हैं, जिनको वहां स्थानीय भाषा में मीणा न कहकर मेणा कहते हैं। पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही साइड में जाओगे ना, तो मीणाओं को मीणा नहीं कहते हैं, मेणा कहते हैं। ये चौकीदारी का काम करते थे। मीणा दो प्रकार के हैं, एक जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा। इधर वाले ये सारे जमींदार मीणा है। कौन से वाले? इधर ये वाले। बाकी यहाँ पर, यहाँ ये शेखावाटी क्षेत्र में, दक्षिण में, ये सारे चौकीदार मीणा। मीणा मीणा की बात कर रहा हूँ, भीलों की नहीं। जो भी इधर मीणा मिलेंगे वो चौकीदार मीणा है। ये सारे जमींदार मीणा है। ग्रासिया कौन सी दिशा में है? देखो, ये है ग्रासियों का केंद्र। ये ग्रासियों के केंद्र है, दक्षिण पश्चिम में। देखो, दिशा भी ध्यान रखना है, दिशा भी ध्यान रखना है। सारी जनजातियों की दिशा कौन कौन सी है, एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। 4 जनजातियां दे दी और उनकी दिशा दे दी। तो लिखो, देखो, ग्रासिया दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती जिलों में। अब सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, मुख्य रूप से सिरोही में है। इसके अलावा उदयपुर, पाली, उदयपुर, पाली मुख्य रूप से सिरोही में मिलेंगे। मुख्य रूप से कहां पर है? सिरोही में। इसके अलावा पाली का ये वाला हिस्सा और उदयपुर में यहां पर मिल जाए। जालोर में इस बॉर्डर वाले इलाके मिले, जो सुंदा माता मंदिर है ना जालोर में, सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जालोर में। उसके आसपास पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे, या पाली के इस क्षेत्र में मिलेंगे। यही क्षेत्र है ग्रासियों का। ये वाला दिशा कौन सी हुई? दक्षिण पश्चिम में, सिरोही और उसके आसपास। यानी अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है और ये लूणी नदी है। इसके बीच में, ये थोड़ा ध्यान रखना, अरावली पर्वत और लूणी नदी के बीच में अगर कोई जनजाति सर्वाधिक हैं तो वो ग्रासिया मिलेंगे। मीणा भी है, लेकिन मीणा थोड़े कम हो जाते हैं। लिखो, देखो, अरावली पर्वत और लूणी नदी के बीच वाले भाग में, अरावली पर्वत और लूणी नदी के बीच वाले भाग में एक शब्द लिखो, घेर। किसे कहते हैं? ग्रासियों के घर को घेर कहते हैं।
हाँ कहीं कहीं इसको घर को टापरा भी कहते हैं, कुछ आदिवासी जैसे भीलों में टापरा कह देते हैं, कू कह देते हैं। भीलों के घरों को, मीणाओं के घरों, बोलचाल का वो डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो इस पे। अगर देखें परंपरागत रूप से देखें ना, तो जो भीलों का घर है उसको क्या बोलते हैं, कू। लेकिन बोलचाल की भाषा में कू यानी थोड़ा सा ठीक ठाक घर होगा, कच्चा घर होगा, लेकिन और टापरा होगा वो बिल्कुल ही कच्चा होगा, ऊपर वो सिणियर खींप वगैरह दे करके, पेड़ पौधों की वो टहनियाँ वगैरह दे करके उसको बनाए, उसको क्या बोलते हैं, टापरा। ये पूछे न पूछे ये जरूर पूछ सकते हैं। कू किसके घरों को, भीलों के घरों, भीलों में लिखो इसको, भीलों में लिखो कू। और ग्रासियों के घरों को क्या कहते हैं, हीर कहते हैं। तोहरी, अनाज की टंकी, मिट्टी की बनी होती है। गांव में अब भी मिल जाएगी किसानों के घरों में, मिट्टी का, मिट्टी की टंकी या मिट्टी की कोठी, देखिए। नहीं देखी, घर में नहीं है मिट्टी की कोठी, मिट्टी की बनी हुई, गांव में है काफी। क्या हो गया, हाँ तो वो लोहे की है ना, पहले लोहा तो अब आने लगा है, पिछले लगभग देख लो करीब 30-35 सालों में। बाकी उससे पहले गांव में लोहे की टंकी कौन लाता था, घर पे बना देते थे मिट्टी की टंकी। मिट्टी कैसे बनाते थे, ध्यान हो तो, एक परंपरागत कला है जिसको कहते हैं ठाठिया कला, या जिसको पेपर मेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठाठिया या पेपर मेसी। इसमें क्या करते हैं कि फसलों की तूड़ी लेते हैं, जैसे गेहूं और की तूड़ी लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, फिर इसके अंदर थोड़ी सी गोबर डालते हैं, फिर थोड़ी सी उसमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी वो आम मिट्टी नहीं, खड़िया मिट्टी, उसको बना करके फिर उसमें अखबार वगैरह, पुराने अखबार, कॉपियाँ, रद्दी, गत्ते सारा तोड़ करके उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसको बढ़िया एकदम गारा तैयार करते हैं, 2-1 दिन तक उसको मिक्स करते हैं एकदम अच्छे। फिर उसको जब वो अच्छे से लुगदी तैयार हो जाती है, फिर क्या करते हैं, किसी भी साइज का बर्तन लेते हैं, जैसे इस साइज का एक बर्तन लिया, उस बर्तन को उल्टा रखते हैं, उल्टा रख के उसके ऊपर उस जो लुगदी तैयार किए हैं उसको उसके ऊपर उस शेप का बर्तन, उसको लेप बना करके ऊपर बना करके, और जैसे थोड़ा सा सूखता है, सूखते ही उसको फिर उसको बाहर कर दे, ये बर्तन है अंदर वाला बर्तन है, बाहर निकाले, फिर ये इस प्रकार का बर्तन तैयार हो गया। उसको क्या कहते हैं, ठाठिया कहते हैं या पेपर मेसी कहते हैं। ऐसे ही ये टांका तैयार किया जाता है, ऐसे ही तैयार होता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें ये जो गेहूं में पड़ता है ना, इली, वो कीड़े पड़ते हैं, खापरिया बोलते हैं जिसको, वो नहीं पड़ता है उसमें। उसके नीचे यहाँ पागे लगा देते हैं और यहाँ एक छेद रख देते हैं, और छेद के अंदर एक इस प्रकार की डाट भी तैयार कर देते हैं। ऊपर से अगर गेहूं डाल दिया, अनाज डाल दिया, फिर उसको पूरी तरह से एयर टाइट कर देते हैं, हवा अंदर जाएगी नहीं, और यहाँ से टेट कर देते हैं। अनाज चाहिए इसको खोला, अनाज बाहर वापस डाट तक। इसी को क्या कहते हैं, तोहरी बोल। हलेरू, हलेरू, जब अपन ने भील किया था
तो भीलों में अपन ने एक शब्दावली की थी, भगोरिया की थी ना। भीलों का भगोरिया और ग्रासियों का हलेरू एक ही बात है। ये भी एक त्योहार था जिसमें युवक युवती मिलन समारोह था। ये भी युवक युवती मिलन समारोह है। देखो, युवक युवती मिलन समारोह, युवक युवती मिलन समारोह। युवक युवती मिलन समारोह किसमें? ग्रासियों में। अरे ये ग्रासियों में, ये भीलों में। ध्यान रखना है। लिखो मेक, इसको एक मात्रा हटा दो, मेक। औसर होता है ना, औसर नाम सुना है? औसर नाम नहीं सुना? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मृत्यु भोज है नहीं कभी। पितृ मेला नहीं, पितृ मेला अलग बात होती। ना ना, पितृ मेला मृत्यु भोज छोड़िए, वो तो पितरों के तर्पण के लिए होता है, वो एक तकनीकी रूप से होता है, ऐसे नहीं होता है। मृत्यु भोज मृत्यु के 12वें दिन, 11-12वें दिन जो होने वाला खाना। जिसको अवसर कहते हैं, ग्रा हाँ, वो अवसर नहीं है, वो अवसर है। वो अवसर तो दूसरों के लिए, खाने वालों के लिए, कि अवसर है खा लो। जो जिसको अवसर कहते हैं सामान्य भाषा में, लोक लोक भाषा में, उसको ग्रासियों में मेक कहते हैं। लिख लो, मेक, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। अपन क्या कर रहे हैं? ग्रास्य कर रहे हैं ना। हाँ, याद रखना जरूरी है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, वरना मिक्स हो जाता है। जो ग्रासियों विवाह हैं, उनके 3 प्रकार से विवाह होता है। 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। मोड़ बांधिया, पैरावना और ताड़ना। लिखो, पहला लिखो मोड़ बांधिया। मोड़ बांधिया एक तरह से विवाह की परंपरागत प्रणाली है। देखो, विवाह की परंपरागत प्रणाली, विवाह की परंपरागत प्रणाली, यानी जिसको ब्रैकेट में लिख लो, ब्रह्म विवाह।
परंपरागत प्रणाली, जो सामान्य विवाह प्रचलित होते हैं ना, जैसे सगाई होती है, फिर सावा निकला जाता है, फिर फेरे होते हैं, लड़की के पिता के द्वारा कुछ दान दक्षिणा दी जाती है। परंपरागत रूप से तो यह है कि लड़की का पिता, वधू का पिता योग्य वर को ढूंढता है, और वह वर कौन सा होगा, जो यज्ञ करे, धार्मिक अनुष्ठानों को संपादित करे, फिर वो उसके विवाह करेगा, फिर वो उस विवाह में कुछ बैल, और लिखना नहीं है, कुछ बैल और गाय दान में देगा, वो होता है ब्रह्म विवाह। आजकल गाड़ी देते हैं, नहीं देते क्या? नहीं देते, देते हैं गाड़ियां वगैरह, दहेज में गाड़ियां नॉर्मल होगी गाड़ी। अरे हमारे हमारे समाज में जाओ कभी शादी में, आपको ये क्या हो रहा है, ऐसे माथा खराब हो जाएगी। नॉर्मल है, किलो आधा किलो सोना, 300-400 ग्राम सोना तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन होता वो खुशी से, प्रेशर से नहीं होता। बिल्कुल सामने वाला चाहे कितने मना करे, बेटे का बाप तो देगा ही देगा, नॉर्मल एकदम, यूँ नहीं, वो प्रथा नहीं है। बेटी का बाप, बेटी का बाप देता है, बेटे का बाप नहीं, बेटी का बाप। पहरावना में इसमें न तो सगाई होती है, न फेरे होते हैं, न चंवरी होती है। देखो, बिना सगाई, फेरे, चंवरी के विवाह, बिना सगाई, फेरे, चंवरी के विवाह, ताड़ना में केवल फेरे होते हैं। ताड़ना में केवल फेरे होते हैं। गोदना तो पता ही है, गोदना नहीं, गोदना टेटू मशीन से, वो नहीं, चिपकाने वाले नहीं, वो नहीं, मशीन से। अब इनमें गोदने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक है मांडलिया, मांडला, झुलकी। ये गोदने के तरीके, शरीर के अलग अलग हिस्सों में गोदने के तरीके। देखो, गोदना, पहले हेडिंग लिखो, गोदना शरीर के विभिन्न अंगों पर चित्रकारी, चित्रकारी, शरीर के विभिन्न हिस्सों में, अंगों में चित्रकारी करना, गोदना कहलाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में चित्रकारी करवाना, क्या कहलाता है, गोदना। और इनमें ग्रासियों में ये वर्ड यूज किए जाते हैं गोदने के लिए, तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में। देख लो, इन्हें मांडलिया, मांडला या झुलकी कहते हैं।
मांडलिया, मांडला या झुलकी कहते हैं, जिन्हें मांडलिया, क्या बोलूं वापस बताओ। शरीर के विभिन्न अंगों में गोदने को मांडलिया, मांडला और झुलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुलकी। वालरा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये वालरा। वालरा को दजिया भी बोलते हैं और चीमाता भी बोलते हैं। तीनों ऑब्लिक करके साथ में लिख लें, ऐसे ऑब्लिक करके लिख लें। वालरा, दजिया, चीमाता। वालरा, दजिया, चीमाता। वालरा, दजिया और चीमाता। समझिए क्या है ये। अब तीनों तरीका तो एक ही तरीका अलग अलग क्षेत्रों में काम लिया जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जंगलों को काटकर, जलाकर खेत तैयार करना और फिर खेती करना क्या कहलाता है? वालरा कहता है। इसी को दजिया भी कह देते हैं और इसी को चीमाता भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में कह रहा हूँ, राजस्थान से बाहर की बात नहीं कर रहा। जैसे मध्य प्रदेश से बेजड़ कहते हैं इसको, और हिंदी में जिसको कहते हैं, अगर पढ़ा हो कभी तो, झूमिंग खेती कहते हैं। सामान्य रूप से झूमिंग खेती यानी एक तरह से स्थानांतरित खेती है ये वालरा। लिखो, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती जो जंगलों को जलाकर की जाती है, जंगलों को जलाकर की जाती है। जंगलों को क्या करते हैं? जलाकर फिर काटते। बड़े अगर हैं तो काट, अब तो नहीं होती है, अब तो बंद हो गई है, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, पहले होती थी। वालरा ग्रासियों का लोक नृत्य भी है, नोट करके लिखना। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है ग्रासियों का, लोक नृत्य है ग्रासियों का लोक नृत्य। लोक नृत्य पाल, पाल क्या था? हम्म, पाल मुख्य था, भीलों का घर। किसका घर? भीलों का गांव, सॉरी घर नहीं, हाँ गांव, भीलों का गांव क्या कहलाता है? पाल। हाँ, मांडो की पाल। उसी प्रकार
ये ग्रासियों का गांव है। ग्रासियों का गांव फलिया या फलसा कहलाता है। फलिया या फलसा कहलाता है। फलिया या फलसा। ग्रासियों का गांव। ग्रासियों का गांव क्या कहलाता है? फलिया। और वैसे फलिया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ये एक तरह से प्रवेश द्वार है। मारवाड़ी भाषा में फलिया फलसा प्रवेश द्वार को कहते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा सा बाड़ा है और उसमें घर बने हुए हैं और एक यहाँ पर एक गेट लगाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे? फलसा। गांव का एंट्री, जहां गांव गांव की सीमा मतलब गांव आवासीय गांव की सीमा शुरू होती है। आवासीय गांव मतलब जैसे जैसे ये पूरा गांव है। ये पूरा गांव है, यानी उसकी अंतिम सीमा है गांव की। और यहां पर वो गांव बसा हुआ है, लोग रहते हैं। बाकी ये जंगली क्षेत्र है, खेत क्षेत्र है। तो ये जो सीमा है, ये सीमा है। जैसे मान लो गांव की एंट्री यहां से हो रही है, तो ये गांव का क्या कहलाएगा? फलसा कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी? जो इसकी सीमा है, ये या कोई भी कहीं पर भी हो सकती है। जो सरकारी जमीन है, जो किसी की गांव की मतलब पूरे गांव की जमीन है, उसको क्या बोलते हैं? कांकड़ बोलते हैं। कांकड़ यानी कांकड़ जंगली, जहाँ पशु चारागाह भी है, गायों के लिए गोचर भूमि है एक तरह से। ये कांकड़ गोचर भी बोल सकते हो और कांकड़ भी बोल सकते हो। गांव का यानी गांव की सामूहिक भूमि को बोलते हैं कांकड़। बोलचाल की भाषा में बताया मैंने, आदिवासियों के नहीं। समझ गए ना? तो फलसा कई शब्द कई जगह यूज होता है। ग्रासियों के गांव को फलसा कहते हैं। गांव का प्रवेश द्वार होता है गांव का, उसको फलसा कहते हैं। एक बड़ा सा पूरी फैमिली 8-10 फैमिली एक साथ रह रही है, उनका जो प्रवेश द्वार उसको भी फलिया बोलते हैं। खेत का प्रवेश द्वार होता है, उसको भी फलसा बोल देते हैं। खेत की एंट्री, घुसने की एंट्री, जहाँ लकड़ी का अजीब सा गेट लगा हुआ होता है। कुछ नहीं, एक लकड़ा इधर ठोका, एक लकड़ा इधर ठोका, यहाँ एक लकड़ा रोक दिया, इसके इसको बांध दिया और बीच में कुछ लकड़ी के फाटक लगा दिए, इसको उठाया, यूं घुमाया। देखा होगा? हाँ, वही फलसा है। इसको फलसा फलिया भी बोल लेते हैं। जैसे जोधपुर में है जोधा जी का फलसा, तो किले में एंट्री से पहले वाला एरिया है ना, उसको कहते हैं जोधा जी का फलसा बोलते हैं। समझ गए? क्या लिखा? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? हाँ, फलसा फलिया, ठीक। अब नेक्स्ट लिखो। अब हेडिंग डालो, सहरिया। सहरिया सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? 12 में मिलेंगे। 12 में।
यानी हाड़ौती क्षेत्र। अब 12 में भी कुछ जगह है क्या? 12 में शाहाबाद, और किशनगंज, ये अ, ग्रासियों की, किशनगंज है, ठीक है ना, किशनगढ़ नहीं। देखो शाहबाद और किशनगंज में सर्वाधिक निवास करते हैं। सर्वाधिक निवास करते हैं। भारत सरकार ने इसको आदिम जाति घोषित किया है। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति भील। भारत सरकार के द्वारा घोषित आदिम जनजाति शहरिया। ग्रासिया नहीं, ग्रासिया शहरिया मिक्स हो जाता है ऑप्शन में आता है तो। ये शहरिया है, तो लिखो इसको, भारत सरकार के द्वारा इसे आदिम जाति घोषित किया हुआ है। ये तीनों एक ही शब्द है, एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे भीलों के घरों को कू कहते हैं, हैं? ठीक वैसे ही शहरियों के घरों को गोपना, कोरुआ, टोपा कहते हैं, और ये पेड़ के ऊपर बनाते हैं, मचान जैसा का। ध्यान रखिए, लिखो गोपना, कोरुआ, टोपा। गोपना, कोरुआ, टोपा। गोपना, कोरुआ, टोपा। शहरियों के घर जो पेड़ के ऊपर मचान के रूप में होते हैं, शहरियों के घर जो पेड़ के ऊपर मचान के रूप में होते हैं। मचान के रूप में होते हैं। ठीक है, पेड़ के ऊपर बनाते हैं। जैसे अफ्रीका में एक जनजाति है जिसको पिग्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मी। विषुवत प्रदेश में रहती है ये, और ये भी पेड़ के ऊपर ही रहती है, क्योंकि विषुवत प्रदेश की जो जलवायु है ना, बड़ी अजीब सी है। रोज बारिश होती है, नीचे दलदल पड़ा रहता है, भयानक जहरीले जानवर घूमते रहते हैं, तो वो रात को पेड़ के ऊपर, दिन में तो घूमते रहते हैं, और जब आराम करना है तो पेड़ के ऊपर ही रहेंगे। कौन सी जनजाति? पिग्मी। ठीक वैसे ये पेड़ के ऊपर ही मचान बनाते हैं, घर बनाते हैं, मचान बने हुए। इसका मतलब यानी शुरुआत में यही था, अब तो इन्होंने, इनके घर भी, सरकार ने घर भी बना के दे दिए। जैसे
ग्रासियों में मृत्यु भोज को क्या कहते थे? मेघ। ठीक वैसे ही शहरियों में मृत्यु भोज को लोकाई कहते हैं। लोकाई, मृत्यु भोज। क्या कहलाता है? लोकाई। ठीक है। ये दो अलग अलग शब्द हैं। ये विशेषकर भीलों में है और ये शहरियों में। क्या है? दोनों तंग धोती है। धोती मतलब, धोती में धोती, तंग धोती मतलब घुटने तक की धोती। सामान्यतः टखने तक धोती पहनते हैं, लंबी फुल धोती होती। गांव में कुछ लोग हैं वो घुटने तक की, जो खेत में काम करने वाले होते हैं ना, वो घुटने तक की। और अगर किसी धोती लंबी है तो फिर उसको समेट करके यहाँ डालते। उसको क्या कहते हैं? हैं? उसको कहते हैं खोड़ा टांगना। क्या कहते हैं? मारवाड़ी में क्या कहते हैं इसको? खोड़ा टांगना। मतलब वो खोड़ा ही तो है वो। कौन सा? ये पल्लू है। ठीक है, पल्लू है। ठीक वैसे ही धोती का खोड़ा, तो उसको ऊपर कर देते हैं। वरना वो क्या करते हैं, खेत में काम करते वक्त शॉर्ट धोती पहनते। उसको क्या कहते हैं? शहरियों में पंचा कहते हैं, भीलों में ढेपाड़ा कहते हैं। दोनों लिख लो, पहले पंचा लिखो। पंचा, शहरियों की तंग धोती। ढेपाड़ा भी लिख लो साथ में। भीलों की तंग धोती। भीलों की तंग धोती। समझ गए? चलो इसको इनसे तो परिचित हो। ये जो पोत्या, पेचा और खपटा, ये वर्ड आदिवासियों में प्रचलित है। साफे को कहते हैं। जैसे ये खपटा है, शहरिया लोग हैं वो साफे को खपटा कहते हैं। बाकी भीलों में और में पोतिया कहते हैं। बाकी लोग कुछ कुछ फेंटा, गाँव में फेंटा भी बोलते हैं। बाकी साफा, पाग, पगड़ी, ये सब अलग अलग अवसर पर हैं। ये शादी होती है तो क्या बांधते हैं? पगड़ी, साफा बांधते हैं।
न कि पगड़ी बांधते हैं, ध्यान रखना। पगड़ी कब बांधते हैं? बारवा होता है तब पगड़ी बांधते हैं। कभी सुना कि साफा रस्म है? पगड़ी रस्म होता है, दूल्हे का साफा होता है, दूल्हे की पगड़ी नहीं होती है। पंजाब हरियाणा पगड़ी बोल देते हैं, वो उनका तरीका। थोड़ा सा यूज करना, क्षेत्रवार थोड़ा थोड़ा अलग यूज हो जाता है। तो ये सारे लिखो नाम, सारे नाम लिखो ऑब्लिगेट। क्या है ये? सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। मेलनी, एक मिलनी होती है। मिलनी जब शादी और में जब लास्ट विदाई समारोह होता है ना, वो मिलनी, एक लास्ट मिल लो फिर अपने अपने घर जाओ, वो नहीं है। ये क्या होता है शहरियों में? जब भी किसी परिवार में शादी हो है तो उस गांव के सारे शहरिया 10-10 किलो या श्रद्धा के अनुसार, 10 किलो या अपनी श्रद्धा के अनुसार, जिसके घर में शादी है उस घर में 10-10 किलो मक्का भेजते हैं, ताकि उसकी शादी आराम से। हाँ, कभी आदिवासी की शादी अटेंड करो, आपको बस ऐसी होती है, कुछ नहीं। खाने में नुक्ती, नुक्ती समझते हो? बूंदी, बूंदी तो यहाँ कहते हैं आप आदिवासी क्षेत्र में, जालोर जोधपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में जाओ नुक्ती बोलते हैं, जनजाति क्षेत्र में जाओ नुक्ती बोलते हैं, कोई मुदनी नहीं बोलता है, नुक्ती। ठीक है। और एक होगा मक्की का बना, मक्की की राबड़ी, मक्की की राबड़ी, सफेद मक्की की राबड़ी, लाल मक्की की नहीं, पीली वाली की नहीं, मक्की की राबड़ी, और एक सब्जी और पूड़ी, बस यही खाना है, बस यही खाना है। अटेंड किए मैंने, इसलिए बता रहा हूँ, यही खाना है। इसके अलावा अच्छे अच्छे परिवारों में, आदिवासी क्षेत्र में चाहे कोई है या किसी जाति का है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा इसमें, साथ में ज़्यादा ज़्यादा बेसन की चक्की बना देगा, बस बेसन की चक्की। और कि थोड़ा सा पैसा वाला है तो बूंदी के लड्डू बना देगा, हाईएस्ट है ये। बाकी आप ये कल्पना ही मत करो कि काजू की कतली, बादाम कतली, राजभोग मिलेगा आपको। ठीक है, कभी आदिवासी शादी में जाओ तो भूल जाना। ठीक है, क्यों? दाल रोटी बढ़िया मिलती है वहां पे, दाल है ना अंदर, दाल भी है, सब्जी है, आलू की सब्जी है, दाल है, बढ़िया लाल बूंदी है, लाल बूंदी। कौन से रंग वाली लाल नहीं, रंग वाली नहीं, दूध वाली लाल बूंदी। खाई है कभी? नहीं खाई, बूंदी नहीं खाते आप तो? बूंदी, हाँ जोधपुर वाली, जो लाल बूंदी होती है, दूध डाल के बनाते हैं, जैसे घेवर बनाते हैं ना, घेवर लाल कलर का होता है ना, ठीक वैसे ही। समझ गए? तो मेलनी क्या होती है लिखो
विवाह वाले घर के लिए, विवाह वाले घर के लिए पूरे गांव के द्वारा 10-10 किलो दस दस किलो उपहार के रूप में मक्की भेजी जाती है। क्या भेजते हैं? मक्की भेजते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेलनी भेजते। ये डूंगरपुर है। यहाँ एक जनजाति है जिसका नाम है डामोर। कुछ नहीं है डामोर के बारे में। कहाँ है ये ध्यान रखना। दिशा कौन सी है? दक्षिण रास्ता। देखो हेडिंग डाल दो, डामोर जनजाति। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ में रहती है। सिमलवाड़ तहसील में सर्वाधिक निवास करती है। सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक निवास करती है डामोर, विशेषकर डूंगरपुर के। इसके अलावा बांसवाड़ा में मिल जाएगी और गुजरात के बॉर्डर पर मिलेगी। डामोर बाहुल्य क्षेत्र को डामरिया कहते हैं। डामोर बाहुल्य क्षेत्र को डामरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डामरिया। दिशा कौन सी है? दिशा ध्यान रखना। पश्चिम में, दक्षिण, दक्षिण में, दक्षिण में। ये पूरा पूरा एरिया है ना, ये पूरा दक्षिण कहलाएगा। दक्षिणी रास्ता। और मुख्य रूप से डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भी कहाँ? सिमलवाड़ा में। ज्यादा पूछते नहीं, यही पूछे हुए। कहाँ है? दिशा कौन सी है? वैसे कुछ डामोरों की संख्या ये गंगानगर हनुमानगढ़ भी मिल जाएगी। इधर भी डामोर रहते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, लेकिन बहुत ही कम है। नेक्स्ट लिखो झांसी। ये थोड़ी घूमने फिरने वाली जनजाति है। घूमने फिरने वाली घुमक्कड़ जनजाति है। और वैसे ये मूल रूप से भरतपुर की है। कहाँ की है? भरतपुर की है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ, उसने पूछा कि बीजा और माला किसकी उपजातियां हैं। जैसे मैंने बताया था उजला और मेला,
भीलों की है। चौकीदार और जमींदार मेणाओं की है। और बीजा और माला सांसियों की। तो लिख लो, बीजा और माला सांसियों की उपजातियां हैं। सांसियों की उपजातियां, बीजा और माला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगली जनजाति लिखो, कंजर। कंजर, कंजर ये भी घुमक्कड़ जनजाति है। सब जगह मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी, गंगानगर रोड जाओ मिल जाएगी, काशी कंजर दोनों मिल जाएंगे। घुमक्कड़ जनजाति है। कंजर का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाले। अर्थ लिखो इसको, मतलब काननचर है ये। कंजर शब्द है ना, किससे बना? कानन चर से। कानन या जंगल, चर यानी आजीविका यापन करने वाला, जो जंगल में रहकर अपनी आजीविका यापन करे। जंगल में विचरण करने वाली जाति, वैसे तो इसका अर्थ यही है, लेकिन ये जंगल में नहीं रहते हैं। अब ये शहर में आ गए हैं। कहाँ आ गए? शहर में। अब ये लूटने का काम करते हैं, और लूटने भी बड़े अलग तरीके से हैं। कि भगवान के सामने जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि फलाना घर में हम जा रहे हैं, पहले से टारगेट फिक्स कर देते हैं। और पाती मांगना, पाती समझ गए ना, जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं वहां हमारा हिस्सा पड़ा है, हमारी पाती पड़ी है। पाती समझते हो ना, हिस्सेदारी। इसलिए हमें आशीर्वाद दो कि हम अपना हिस्सा वहां से लेके आ जाए। और करेंगे क्या? चोरी करेंगे। तो लिखो, चोरी करने से पहले या लूट करने से पहले, लूटने से पहले ये पाती मांगते हैं। पाती मांगते हैं किससे? इनके पूज्य देवता कौन है? हनुमान जी को मानते हैं ये। और चौथ माता को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? हनुमान जी और चौथ माता। लिख लो, हनुमान जी और चौथ माता इनके पूज्य देवता है। ये थोड़ा ध्यान रखें। इनके घरों की एक विशेषता होती है, घरों में फाटक और खिड़कियां नहीं होती है। नहीं, लकड़ी के फाटक और खिड़कियां लगी हुई नहीं होती, ताकि पुलिस वगैरह आए तो गेट से घुसे तो पीछे से गायब। लिख लो, घरों में दरवाजे और खिड़कियां नहीं होती है।
दरवाजे और खिड़कियां नहीं होती। यदि पूछा हुआ नहीं है, बस ये तो पूछे हुए हैं कि उनके इष्ट देव पूज्य देव कौन से, बाकी ज़्यादा पूछा हुआ नहीं। ये पूछा हुआ है पाती मांगना। ज़्यादा प्रश्न आते हैं ना भीलों से, ग्रासियों से और सांसी से आते नहीं, भील, ग्रासी और सहरिया से आते हैं। और एक है, लास्ट है जनजातियों में, वो है हथौड़ी। उदयपुर में रहती है, कोटड़ा और उसके आसपास, ये सब जगह मिल जाएगी। ये कत्था तैयार करती है, पान में लगाते हैं ना कत्था, वो तैयार करती है। किससे तैयार करती है? एक पेड़ है खैर, इसकी छाल और तने से, देख लो इसको, ये कत्था तैयार करती है। खैर की छाल और तने से कत्था बनाया जाता है। खैर की छाल और तने से कत्था बनाया जाता है। खैर की छाल और